आर्थिक उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, यानी आर्थिक उपलब्धियां, यानी कि वहां के लोग अपने सामान्य जीवन में करते क्या थे, व्यवसाय क्या रहा होगा। तो सबसे पहली बात, उन्नत कृषि कार्य बहुत ही उन्नत अवस्था में था। मुख्य उत्पादन जो था, मुख्य उत्पादन के अंदर गेहूं था, जौ, ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, कपास, खजूर, तिल, चावल इत्यादि, ये सब जो है जो मुख्य फसलें वहां पर रही होगी। सबसे मुख्य अगर बात करें तो गेहूं, जौ, ज्वार और ये जो मोटे अनाज है जैसे ज्वार हो गया, दाल हो गया, मटर, रागी, सांबा, फिर कपास, क्योंकि सूती कपड़ा बनता था, कपास की फसल है तो कपड़े का निर्माण भी अच्छा होता था। कपास है, खजूर, तिल और चावल, ये मुख्य फसलें हैं। लकड़ी के हल का प्रयोग होता था कृषि कार्य के अंदर। फसल की कटाई के लिए तांबे के हंसिए और पत्थर के फलक से जो है फसल की कटाई होती थी। फिर अगर उद्योग व्यवसाय की बात करें तो ताम्र उपकरणों के अंदर मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, आरियां मिली है, तलवारें मिली है, दर्पण मिले हैं, छेनी, चाकू, भालाग्र, जो भाले का अगला हिस्सा होता है वो भालाग्र, बाणाग्र, बाण का जो अगला हिस्सा होता है वो बाणाग्र, इसको तीराग्र भी कहते हैं, तीर का आगे वाला हिस्सा, और बर्तन इत्यादि मिले हैं। कांस्य की मूर्ति मिली है, कांस्य का बैल मिला है, कुत्ते और पक्षियों की कलाकृतियां मिली हैं, मनके सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि से बनाए जाते थे। मन के निर्माण से संबंधित अगर बात करें तो बड़ी कार्यशाला यहाँ पर मिली है। व्यापार और वाणिज्य की अगर बात करें तो आंतरिक और विदेशी दोनों तरह का व्यापार होता था। वस्तुओं के विनिमय और नाप तोल की व्यवस्था थी। बाढ़ का आकार जो था वो घनाकार और गोलाकार था। ये चर्ट, जैसार और आगेट के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कला की। कला में पत्थर की मूर्तियां, मणके, मृद भांड, मुहरे, कांस्य मूर्तियां और पात्र वहां के लोग जानकारी रखते थे। ये सारी की सारी चीजें वहां पर काफी मात्रा में मिली है। सैल खड़ी की योगी की मूर्ति, सैल खड़ी आपको बताया गया था मुलायम पत्थर होता है सैल खड़ी का, तो सैल खड़ी की योगी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति व मृण मूर्ति, एक कांस्य मूर्ति मिली, एक मृण मूर्ति मिली। कुबड़दार और बिना कुबड़ के बैल की मूर्ति मिली। इसके अलावा मुहरों पर भी कुबड़दार और बिना कुबड़दार बैल का जो है अंकन किया गया मिला। मुहरों के अग्र भाग पर पशु का अंकन किया गया है, तो संक्षिप्त लेख भी है। इसके अलावा पीछे घुंडी मिली है, घुंडी बोलते हैं लटकाने के लिए जो काम आती है ना, तो पीछे घुंडी लगी हुई मिली है जिससे दीवार पर लटकाया जा सके। फिर अगर बात करें लिपि की, तो देखिए लिपि का आज तक विश्वसनीय अध्ययन नहीं हुआ है। लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या है, उसमें चिन्ह दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, तो उस समय के लोग जो है चिन्हों और चित्रों के माध्यम से जो है लिपि को समझते थे या लिपि को व्यक्त करते थे। मुहरों पर 2500 लेख उपलब्ध हुए हैं। 17 अक्षरों का सबसे लंबा और सबसे बड़े अक्षरों का लेख धौलावीरा से मिला है। फिर अपन बात करते हैं विज्ञान की। गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। उस समय के लोग गुणा, योग और अंक गणितीय प्रक्रियाओं से परिचित थे, जोड़ना जानते थे, गुणा करना जानते थे। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। खोपड़ी के अवशेष मिलने का मतलब है कि उस समय के लोगों को सर्जरी का ज्ञान था। सर्जरी का ज्ञान होने के अलावा मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुआ नाम का एक शब्द आता है, जिसका मतलब होता है, मेलुआ का मतलब हो गया कि नाविकों का देश। यानी कि ऐसे कई साक्ष्य मिले जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भारतीय व्यापार जो है वो विदेशों तक भी होता था और व्यापार में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था। इसमें आपके पश्चिमी देश जो है, स्पेशली पश्चिमी देश नहीं, मध्य एशियाई जो देश है वहां तक व्यापार होता था। और इस तरीके से अपने सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। अगला टॉपिक अगली क्लास में।